ने गर्मी पकड़ी है। अब सब रामकुमार शुक्ला को जान रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने बघेल से अपनी जान का खतरा बताया। सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा, कहा लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस दे दी जाए। चुनाव के दौरान दरअसल हथियार पूरे जमा करने होते हैं कलेक्टर के पास। रामकुमार शुक्ला ने यह भी कहा कि बघेल के खिलाफ कई बयान उन्होंने दिए हैं और अब उन्हें डर लग रहा है कि उन पर हमला हो सकता है। मैं इतने बाइट हो गया भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए भेज दे यार। भूपेश बघेल का भी रिएक्शन इससे लेकर आया, वो भी सुन लीजिए। भेज दे यार, भेज दे यार। उसमें क्या वो पैसों चाहिए, इसलिए उसको कह रहा है रामकुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। राजनांदगांव में या नहीं? ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज़ उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा है कि भूपेश तो अजय चंद्राकर को भी आपने सुन लिया। बड़े हैरत की बात है, जाने किस प्रशासन से ये कह रहे हैं कि इन्हें खतरा है। पार्टी में मची इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी की चाल बता रही है। रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विकास उपाध्याय। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राजनांदगांव से मजबूत उम्मीदवार दिया है, इसी वजह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया है, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। अपने घर में मचे घमासान के लिए कांग्रेस भले बीजेपी को दोषी ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता भूपेश बघेल और पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने कहा कि टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की चली है। चलिए का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भूपेश बघेल का दबदबा कायम है। उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप फिर दोहराया गया है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है। उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे। तो ये सबको माहौल जो है एक बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेसी खुद अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे को। ये क्या है कि वो आजकल जो संगठन जो है उसी की सुनता है जो उनके आजू बाजू मंडराते हैं, उनके पास जाते हैं। हम को 2-3 बार गए, ऐसा नहीं कि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 1976 से मैं कांग्रेस में हूँ। श्यामा चंद्र जी के साथ मैंने 20 साल मैंने उनके साथ रहा, उनसे कंधे से कंधे मिला के चला, प्रदेश में महामंत्री रहा, पर कभी ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता का इतना मैंने अवहेलना नहीं देखा मैंने। और एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं, स्वागत कर लेते हैं सभी का। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चौहान साहब का स्वागत। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चक्रवर्ती साहब का भी स्वागत। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति पर बारीक निगाह रखते हैं और इधर उधर से इतर सीधी साफ बातें के शर्मा साहब करते हैं। सवाल लेकिन सबसे पहले अनिल सिंह चौहान साहब आपसे, लगातार कोई ना कोई इस तरह से रोजाना, जिसे स्लीपर सेल कहा गया था कुछ दिनों पहले, कोई ना कोई एक बयान इस तरह का आ रहा है। चौहान साहब, कोई खास वजह के टारगेट पर भूपेश बघेल ही हैं? जी देखिए ललित जी, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई मोर्चों पे एक्सपोज किया।
उन्होंने कई जगह बताया कि कैसे ये लोकतंत्र विरोधी हैं, कैसे पूरे देश में और प्रदेश में ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, किस तरह से ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने लोकतंत्र में आक्रामक राजनीति की, किसानों पर केंद्रित राजनीति की, गरीबों पर केंद्रित राजनीति की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराई हुई है। अब उनको लग रहा है कि अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिक्स में पहुंच जाएंगे, लोकसभा में पहुंच जाएंगे, तो ये भाजपा को तो बहुत हद तक एक्सपोज कर देंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रचते रहती है। दूसरी बात ललित जी, आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने एक द्विवेदी जी को ले आया जो 7 साल पहले भाजपा में चले गए थे, और उनको कांग्रेस नेता बताकर उनसे बयान दिलवाकर इस तरह का एक ड्रामा, एक इस तरह का सीन बनाया। तो ये लगातार इनका काम है, क्योंकि ये मुद्दों पे हार चुके हैं। अच्छे दिन कहाँ है, महंगाई कहाँ, आज देख लीजिए पहुंच गई 50 सालों के चरम पर, बेरोजगारी कहाँ है, भुखमरी कहाँ है, प्रेस की फ्रीडम कहाँ है, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार सवाल उठ रहा है। देश जिस स्थिति में है तो ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह का सेंसेशन पैदा कर चुनाव जीतने की एक हथकंडा है भाजपा। इन सबके बीच बड़े हैरत की बात यह है कि आज खबर यह भी सुर्खियां बन गई कि दुर्ग में एक बीजेपी नेता और बिल्डर के ठिकाने पर दबिश दे दी गई आईटी विभाग की तरफ से। खैर, उस पर आएंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव चक्रवर्ती साहब, एक करिश्माई नेता आपके पास, विकास के तमाम जो दावे हैं उनका एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड वो आपके पास। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा नाम ना हो, कोई बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व ना हो, बावजूद इसके आंकड़ों के नजरिए से मजबूत आप, फिर भी भूपेश बघेल चक्रवर्ती साहब? देखिए, भूपेश बघेल कोई फैक्टर नहीं। इंदिरा गांधी जी ने पूरी भाजपा, पूरी जनसंघ, पूरे विपक्ष को जेल पे डाल दिया, तो हम उनको नहीं मानते थे। हम तो जीत कर आए 77 का चुनाव। और उसके बाद क्या राजीव गांधी जी आए, राहुल गांधी जी आए, गांधी परिवार, बहुत विराट परिवार, दैदीप्यमान व्यक्तित्व, अरे सारे चीजों को हरा कर, धता बताकर हमने देश भर में अपनी पार्टी खड़ा की। ये हमारी भाजपा को लेकर चुटकी लेते थे, हम दो हमारे दो, और आज हम हमारे 303 सांसद है, 19 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी जो लीडर वाइज पार्टी है, गांधी परिवार बहुत बड़ा पड़ गया, भूपेश बघेल जी बहुत बड़ा हो हुआ है। अरे भूपेश बघेल जी 4 बार चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव हारे, दुर्ग से चुनाव हारे, वही तो मेरा कहना है, चुनाव हारे हैं। वही तो मेरा कहना है। जैसे आपके नाम के आगे लगा हुआ है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद किसी पार्षद से हम अपने आप को परेशान मानने लगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, इसे इधर से उधर ना कर देना आप लोग, मैं मिसाल दे रहा हूं। आपके नाम के आगे लगा चक्रवर्ती, और इसे लेकर, इस शब्द को लेकर ही मैंने जैसे इसकी व्याख्या की, इतनी दिग्गज पार्टी, टारगेट पर भूपेश बघेल, काम है आपके पास, मुद्दे हैं आपके पास, विजन है आपके पास, लगभग विश्वगुरु के कगार पर हम लोग हैं ही हैं जी। नहीं ललित जी, देखिए भूपेश बघेल जी चुनाव लड़, कांग्रेस पार्टी को वो अपने खुद निशाने पर ले रहे। दरअसल अभी कांग्रेस में एक अलग टाइप का संकट चल रहा है, जूतम पैजम वार चल रहा है, आपस में गृह युद्ध चल रहा है। अब उसके बाद वो अपने पार्टी के लोगों को बोल दे कि यहाँ स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल कहाँ होता है? देश में जो आतंकवादी संगठन होती है वो सभ्य नागरिकों के बीच में अपने लोगों को छोड़ देते हैं, उनसे खबरें लेते हैं, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल। तो आतंक, जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं आरएसएस, बोको हराम के चंद्राकर तो कह रहे हैं कि समाज के लिए भी खतरनाक है ये आतंकी। हाँ, तो उसी तरह से भूपेश बघेल जी ने खुद ही अपने से ऐसा बयान देते हैं कि सुर्खियों में चले जाते हैं। तो चक्रवर्ती साहब, डबल इंजन की सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं स्लीपर सेल का खात्मा कर देते हैं? हम खात्मा कर देंगे। दरअसल भूपेश बघेल जी खुद कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस के अंदर टीएस बाबा एंड कंपनी भूपेश जी के टारगेट में है। राहुल गांधी जी आजकल महत्व नहीं देते। हमको भूपेश बघेल जी आए, स्वर्गीय इंदिरा जी थी, कोई किसी से कोई खतरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, कांग्रेस पार्टी को जरूर कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कला होता है तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पार्टी से मिले हुए हैं या हमारे स्लीपर सेल है। ठीक, तो ये देखिए, एक बात आपने कही है कि इनकी सुनी नहीं जा रही। मैं आऊंगा चक्रवर्ती साहब, मैं आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार शर्मा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे जुड़ा एक सवाल आपसे भी रहेगा अनिल जी, अभी नहीं, लेकिन ये नवंबर 2023 चुनावी मोड में थे छत्तीसगढ़ में सभी। एक सवाल पूछा गया था बघेल साहब से, तब उन्होंने कहा था कि रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं। एक कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल वो
और एक आज की परिस्थितियां, इन सब के बीच कांग्रेस कहां है और ये टारगेट पर आखिर बघेल हैं क्यों? शर्मा सर। देखिए, भूपेश बघेल आक्रामक तेवर वाले नेता हैं। वे हमला करना जानते हैं। आत्मरक्षा या सुरक्षात्मक राजनीति उनकी नहीं रही कभी भी। आप देखेंगे तो चाहे रमन सिंह कौन है करके भी वो सवाल कर चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन भाजपा भी आप देखिए किसी एक नेता को टारगेट करके चलती है। अजीत जोगी को लगातार टारगेट करती रही। भले ही वो 3 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 साल भाजपा के शासनकाल में आप देखेंगे तो अजीत जोगी कभी बाहर नहीं रहे, उन्हीं को सेंट्रल में करके चलते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो राहुल गांधी ही केंद्र में। राहुल गांधी की हैसियत क्या है? और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो दिग्विजय और उनका नाम बंटाधार, इसे जोड़ दिया जाए। तो शर्मा सर, कहीं ना कहीं टारगेट, अभी जो टारगेट चल रहा है, क्या भूपेश बघेल विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव जिताने में भी 11 के 11 की जो बात कर रहे हैं उसमें ये है एक चीज। दूसरी चीज है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है? एक चीज भाजपा के लिए। दूसरी स्थिति यह है कि आप जो बोल रहे हैं सुरक्षा को लेकर के जो बात कही जा रही है, तो आपने सुरेंद्र वैष्णव को राजनांदगांव में सुरक्षा दे दी है। 2 पुलिस जवान उनको तैनात कर दिए हैं उनके घर में, उनके बाहर जाएंगे, उनको भी आप देंगे। उन्होंने भी भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप लगाया था और मंच पर लगाया था, कार्यकर्ता सम्मेलन में लगाया था। उसके बाद आपने सुरक्षा दी। अब जो राम कुमार शुक्ला जी हैं, ये रहते कहाँ हैं? सिविल लाइन में। सिविल लाइन में उनका एड्रेस भी आप देखेंगे पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री निवास के पास। वहां क्या स्थिति है ये आप बताइए। एक चीज। दूसरी चीज ये है, सुरक्षा को लेकर क्या रिवॉल्वर को वापस किया जा सकता है? लोगों के बड़े बड़े जो आर्थिक पैसे वाले हैं, जो लेन देन करते हैं करोड़ों रुपए का। शर्मा सर, ऐसा तो नहीं है, एक बयान और 2 पुलिस वाले। देखिए, बहुत सारे झीरम कांड के समय भी जो घायल हुए आऊंगा मैं आपके पास, उन लोगों को भी अभी तक यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन रिवॉल्वर वापस किया जाना है कि इन्होंने सुरक्षा की मांग नहीं की, इन्होंने अपना रिवॉल्वर मांगा है। क्या रिवॉल्वर कलेक्टर उनको दे सकते हैं? दूसरा चीज, एक पत्र में आप एक चीज मेरे को दिख रहा था, वो लिख रहा है सिविल लाइन रेसिडेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के लेटर पेड में दे रहा है, जिसमें संरक्षक अभी भी उसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह को काट के पूर्व मुख्यमंत्री लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पीसीसी के डेलीगेट्स हैं, तो उस आधार पे पत्र नहीं लिखा है कि मैंने कांग्रेस के मैं तमाम पदाधिकारी और ऐसे जो चलिए ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्लीपर सेल की जो बात आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक घमासान तो है ही है। क्या भाजपा के स्लीपर सेल कांग्रेस के भीतर है और कांग्रेस इनको बाहर कब निकालेगी, ये भी एक सवाल है। भाजपा कब निकालेगी? चलिए चौहान साहब, पहले तो इस बात का जवाब कि अगर ये स्लीपर सेल तो इनकी सफाई कब हो रही है, एक। दूसरी बात, ये आरोप ये भी कि टिकट बंटवारे में चली बघेल की है। शुक्ला साहब बोल रहे हैं जी, प्लीज। देखिए ललित जी, टिकट बंटवारे में कांग्रेस में बूथ से लेके ब्लॉक, जिला सभी की चलती है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी में है। आप बड़े बड़े पत्रकार लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। किसी भी स्टेट में किसी को भी उठा के सीएम बना दिया जाता था, किसी को भी उठा के विधानसभा की टिकट दे दी जाती थी। तो 2 लोगों का चलना है साहब इनके यहाँ। दूसरी बात, ललित जी, आपके लोकप्रिय चैनल पर देखिए, अभी अजय चंद्राकर जी का बयान आपने सुना। एक सत्ताधारी दल का विधायक अगर कहे कि कांग्रेस आतंकवादी संगठन है और ये देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। भाजपा का प्रवक्ता अगर आपके चैनल पर बैठकर कहे हमें इंदिरा जी से डर नहीं लगता, आप 75 में इमरजेंसी लगाई थी। अरे इंदिरा जी, भारत रत्न इंदिरा जी अब नहीं है और उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं भूगोल बदल के रख दिया। उस वीरांगना को आप आज घसीट रहे हैं। अरे अपने ऊपर लगे तोहमतों का जवाब दीजिए साहब। कब तक इंदिरा जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, सुभाष बाबू इनकी आड़ में सरदार पटेल बड़े कि नेहरू बड़े, इस आड़ में कब तक खेल खेलते रहेंगे आप? जब आप पर रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, एक मिनट राजीव जी, आप मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। सुन लीजिए चक्रवर्ती साहब, आ रहे हैं आपके पास, प्लीज चौहान साहब शॉर्ट में। हाँ, ठीक। पूछा जाएगा, रोजगार पर सवाल पूछा जाएगा तो आप इंदिरा जी पे चले जाते हो, आप बंटवारे पे चले जाते हो, आप पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान की बात करने लगते हो। ये कौन सी राजनीति चल रही है? और अगर बापू के हत्यारी विचारधारा को जिस तरह से आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया, हम उस समय ऐसा सोच लेते तो क्या भाजपा बनती? चलिए, आरएसएस की बात बहुत अच्छी आपने याद दिला दी। बस एक बात और कहूंगा, इमरजेंसी के बाद कह रहे थे कि हम जीते 1975-77 में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या भाजपा उस समय थी? ये किस तरह की बातें एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर करते हैं? ठीक, क्या इनका स्तर है? चलिए काउंटर ले लेते हैं चक्रवर्ती साहब, प्लीज जी।
अरे जोड़िए भाई चक्रवर्ती साहब को। ये देखिए तकनीकें भी ऐसी हो गई हैं, मौसम के मिजाज की तरह हो गई तकनीक। जुड़ेंगे हमारे साथ, चक्रवर्ती साहब जुड़ेंगे, चौहान साहब लगातार बने हुए, के शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। के शर्मा सर, इस बीच में आपसे एक सवाल जान लेना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, मैंने शायद इससे पहले भी इसी रेफरेंस का सवाल आपसे पूछा है। अब की बार 400 पार, कॉन्फिडेंस तो खैर कभी कभी 543 का भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस का क्या है? सवाल मेरा आपसे ये कि क्या ये टारगेट कांग्रेस के उस वोट परसेंटेज जो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है 40 के आसपास, उसके लिए ये तमाम रणनीति है सर? देखिए, भाजपा अपने टारगेट के लिए पूरे रास्ते मतलब प्रवेश उत्सव चल रहा है। जिसको आना है आ जाइए, किसको रोकेंगे इसका अभी तय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जगदलपुर के महापौर चले आए, तमाम प्रकार के पदाधिकारी, पूर्व विधायक लगातार भाजपा में जा रहे हैं, इसका कितना लाभ मिलेगा? और जो भाजपा के भीतर के जो कार्यकर्ता हैं, जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता कहे जाते हैं, उन पर इसका कितना असर होता है? अभी छत्तीसगढ़ में केवल मंत्रिमंडल गठित हुआ है, अभी लाल बत्ती निगम मंडल अध्यक्ष दिया जाना है। तो इसमें इन जो नए आए उनको अवसर मिलेगा कि पुराने लोगों को अवसर मिलेगा कि आरएसएस के लोगों को मौका मिलेगा? बहुत सारे भाजपा के भीतर अभी चुनाव तक के, ठीक है, चुनाव जीतना ही एक बड़ा लक्ष्य है अभी। और 400 पार की जो बात छत्तीसगढ़ में जो 11 के 11 की जीतने की जो दावा किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस का मुद्दे जो है वो जनता तक कैसे लेके जाएगी? 1 लाख रुपए जो महिलाओं को देने की बात है, जिसके लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं, ऐसे विषय को लेकर जनता क्या विश्वास करती है कांग्रेस पर कि भाजपा ने जो 12,000 रुपए दिए हैं और जो 500 रुपए सिलेंडर की बात की जो मिला नहीं है? तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर जनता विचार करेगी। और छत्तीसगढ़ में बाहुबली की राजनीति नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस तरह से सुरक्षा को लेकर बात आ रही है, तो क्या राजनीति किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल आपकी बातों से छूटा है। चौहान साहब, एक करप्शन का नुकसान झेलना पड़ा, करप्शन के चार्जेस का नुकसान आपको झेलना पड़ा, कलह की जो बातें आई वो पब्लिक डोमेन में आई, वो ठीक है, आप उसे अपना लोकतंत्र बताते हो। और इन सब के बीच ठीक चुनाव से पहले फिर जो एसीबी है, ईओडब्ल्यू है, वो पूछताछ करनी शुरू कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस नुकसान की स्थिति में है या गेन मुद्रा में है? चौहान साहब, देखिए ललित जी, अब देश की जनता समझ गई है कि राजनीति की शुचिता अगर भाजपा आई तो खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं को दूषित करने का खेल चल रहा है, जिस तरह से भाषा की मर्यादा खत्म हो रही, जिस तरह से धार्मिक उन्माद और कट्टरता फैलाकर फूट डालो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका असर आप देखिए जनता पूरी तरह समझ चुकी है। और आप देखिएगा इस बार भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव हो रहा है। जनता क्योंकि लोकतंत्र चाहती है, और नेहरू से लेके शास्त्री, इंदिरा और अटल तक और मनमोहन सिंह तक सबने एक ही बात कही कि देश सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए, सरकारें तो बनती। चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त की कमी भी है। हम इंतजार कर रहे थे चक्रवर्ती साहब आए, उनके भी हमें सुनने को मिले, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही तमाम दर्शकों का भी इस चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।